विष्णु जी मैं शशिकांत ने ये गुलिया क्यों बना के रखा? मोए अपने कुत्ते की मौत नहीं बनना है। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलो 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 आइए, आओ जल्दी करो। चलो चलो कोई सुसाइड देखना ले। आइए। बैठिए। चाय लेंगे कुछ आप? नहीं। नो सर। अभी ने बताओ वही सारी बातें जो आपने हमको बताई, सेम टू सेम। 1955 में मेरा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था। 4 साल बाद 1959 में विभाग ने एक टीम बनाई जो ताज के नीचे कंजर्वेशन का काम करने वाली थी। उस टीम में मैं भी था। ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहां जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। नमस्ते साहब। नमस्ते। इस दीवार में जितनी दरारें हैं ना उसको अच्छे से भरो। जी सर। और ये जितनी पुरानी ईंटें हैं ना सबको निकाल कर नई ईंटें लगा दो। ठीक है सर। अरे राव सर। हाँ रघुराम, ये देखिए। सर इसके लिए तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रघुराम जी, आप ये बात अदालत में बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल। कब आना है? कल की सुनवाई के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब जाना है। ठीक है। लेकिन आप तैयार है ना? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या बात है। थैंक यू। चले। सर विष्णु जी। सर क्या लगता है आपको आपके फरमानों का जवाब होगा इनके पास? जवाब सवालों के होते हैं, फरमान अपने आप में जवाब। विष्णु जी, पिछली हियरिंग में आपने वक्त मांगा था। आई होप आपके पास राशिद जी के पेश किए गए फरमानों का जवाब होगा। जी मिलॉर्ड 8 जनवरी 1632, याद रहे 8 जनवरी 1632 में मरहूम मुमताज को बुरहानपुर से आगरा लाया गया और 21 जनवरी को 13 दिन के बाद शाहजहां ने राजा जयसिंह को संगे मरमर मंगाने का फरमान भेज दिया। अब संगे मरमर इस्तेमाल करने से पहले भी बहुत सारे काम होते, ताजमहल की नींव खोदना, नीचे जो 2 मंजिला है उसे बनाना जो रेड स्टोन से बनी थी, और ताजमहल के व्हाइट स्ट्रक्चर को खड़ा करना, ये सारे काम तो ये सब 13 दिन में खड़ा कर दिए। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे शाहजहां? हाँ मिलॉर्ड, मैंने फरमानों को बड़ी बारीकी से पढ़ा है। शाहजहां ने जे फरमान में कहीं नहीं लिखा है कि संगे मरमर को ताजमहल के लिए मंगाया जा रहा है। उस पर साफ साफ लिखा है कि संगे मरमर को आगरा के भवनों के लिए मंगाया जा रहा है। और आगरा फोर्ट में भी संगे मरमर का काम हुआ, पच्चीकारी का काम हुआ। हो सकता है ये संगे मरमर वहां भेज दिया हो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। मिलॉर्ड, ये ताजमहल कितना पुराना है ये बताने के लिए मैं अपने अगले गवाह औरंगजेब को बुलाना चाहूंगा। उनका खत मैं पेश करना चाहूंगा। माय लॉर्ड, ये खत औरंगजेब ने 1652 में लिखा था। औरंगजेब कहते हैं, शुक्रवार को मैं कब्र पे श्रद्धांजलि अर्पित करने गया, लेकिन कब्र के ऊपर के गुंबद का उत्तरी भाग बरसात में 2-3 जगह से टपकता है। इसी प्रकार दूसरी मंजिल पर बने अनेक राजकीय कक्ष, उन सबकी मैंने स्थायी रूप से मरम्मत करवा दी। मस्जिद और जमात खाने के गुंबद में भी दरार आ गई है। अब देखते हैं अगली बरसात में क्या होता है। सभी छोटे बड़े गुंबदों की मरम्मत हो जाने से ये भव्य महल गलने से बचाया जा सकता है। ऐसी आशा की जाती है कि बादशाह सलामत इस विषय पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये औरंगजेब ने खुद ने लिखा है। अब यहाँ पे 2 बातें हैं मिलॉर्ड। पहली तो ये कि शाहजहां को हीरो बना दिया गया, पर ये कैसा हीरो है कि उसकी हीरोइन का मकबरा टपक 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 रहा है और जे हीरो को कोई टेंशन ही नहीं है। और दूसरी है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दावा किया था कि 1648 में महल बनकर तैयार हो गया था। बड़े हैरत की बात है मिलॉर्ड कि एक नया शानदार महल 4 साल के भीतर भीतर ही गलने लगा, टपकने लगा।
क्या वजह हो सकती है? एक ही, या तो वो महल पुराना था, या तो जो महल था वो पुराना था। क्या था महल पुराना? क्या माय लॉर्ड में आए? परमिशन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, महल कितना पुराना था या कितना नया था, इस बात को साबित करने के लिए मैं दलील देना चाहूंगा इस किताब से, जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी, जिसे लिखा है पीटर मंडी ने। वो इसमें लिखते हैं कि उन्होंने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन होते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब वो 1633 में आगरा दौरे पर आए तो उन्होंने देखा ताजमहल में हजारों की तादाद में मजदूर काम कर रहे थे। सोने, चांदी और संगमरमर का इस्तेमाल ऐसे हो रहा था जैसे कोई आम बात हो। और आगे वो लिखते हैं कि मुमताज की कब्र के चारों ओर सोने की एक रेलिंग लगी हुई थी। इसे कतई साबित नहीं होता मिलॉर्ड कि शाहजहां ने नींव से ताजमहल का निर्माण करवाया था। हो सकता है पीटर मंडी ने रेनोवेशन का काम देखा हो। असली सवाल तो ये खड़ा होता है कि नकली कब्र के इर्द गिर्द असली सोने की रेलिंग क्यों बनाई गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली सोने की रेलिंग के बीच में कुछ ऐसा था जिसको छुपाने के लिए ऊपर नकली कब्र बनाई गई थी? माय लॉर्ड, सभी मुगलों में से शाहजहां के शासनकाल को द गोल्डन एरा ऑफ मुगल अंपायर कहा जाता है, क्योंकि वो शासनकाल शांतिप्रिय था, दौलत और खजानों से भरा हुआ था। इसलिए कोई रीजन नहीं है कि शाहजहां ताजमहल नहीं बनवा सकते थे या सोने की रेलिंग नहीं लगवा सकते थे। भाई, उनका अपना सिंहासन ही सोने और हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। पीकॉक थ्रोन के बारे में सब जानते हैं। विष्णुदास जी, ये आपकी सारी दलीलें जो है दकियानूसी हैं और हास्यास्पद है। हास्यास्पद बात तो आप कर रहे हैं राशिद साहब, शाहजहां के समय को गोल्डन ईरा बताकर। हकीकत में तो माननीय, आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय शाहजहां का समय बीमारी, महामारी, भिखमंगी और भूखमरी से भरा हुआ था। बादशाह नामा में लिखा है मिलॉर्ड, जब वो तथाकथित तौर पर ताजमहल बनवा रहे थे, उसमें लिखा है सीमांत प्रदेशों में वर्षा का अभाव रहा, दक्षिण और गुजरात में तो सबसे ज्यादा अभाव रहा। इन दो प्रदेशों में निवासी भूखमरी का शिकार बने। बहुत समय तक कुत्ते का मांस बकरे के मांस के रूप में बेचा जाने लगा और कुत्ते की हड्डियों को पीसकर आटे में मिलाकर बेचा जाने लगा। अंत में वो अभाव इस सीमा तक पहुंच गया कि इंसान एक दूसरे का मांस खाने के लिए तैयार थे। उस वक्त करीब 70 लाख लोग मारे गए थे। ये सच्चाई है माननीय शाहजहां के गोल्डन ईरा की। मेरे पास तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है मिलॉर्ड जिसमें साफ साफ लिखा है कि ताजमहल बनवाने के लिए गांव-गांव से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। जब लोग भुखमरी में मर रहे थे तो किसी मरे हुए का मकबरा बनाने के लिए जबरन चंदा वसूला गया था। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। मिलॉर्ड, मैं इस केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख की गुजारिश करना चाहूंगा। उस वक्त मैं ऐसा गवाह पेश करूंगा जो ऐसे तथ्य और सबूत देगा जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि ताजमहल के नीचे के कमरों में कुछ ऐसा था जिसे छुपाया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी पहचान कॉन्फिडेंशियल रहे, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आर्टिकल 11 और रूल 12 के तहत कोर्ट में किसी भी गवाह को पेश करने से पहले डिफेंस काउंसिल और कोर्ट में एडवांस नोटिस देना पड़ता है। मिलॉर्ड, आप जानते हैं हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। नो सर, ये कानून के खिलाफ है। नो। For this case, we are allowing you under special provisions. आप कैसे परमिशन दे सकते हैं? थैंक यू सर। राशिद जी, आप भी जानते हैं कि ये केस कितना पेचीदा हो चुका है। नहीं, पेचीदा ठीक है, लेकिन कानून को तो आने दीजिए ना, एक गवाही तो है ना। अगली सुनवाई 20 को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। भैया ये गोभी कैसे दिए? 60 रुपए। 60 रुपए? ये तो अच्छा भी नहीं है। और ये कच्चा पपीता? 80 रुपए। 80 रुपए? जी। अरे क्या कर रहे हो? कैसे दिया भाई? 80 रुपए किलो भैया। क्या क्या कर रहे हो? ये कैसे ये दिया? देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैंने देखा तूने मेरी बीवी को धक्का दिया। ओए, आवाज नीचे, आराम से बात कर। और की परी है जय, आराम से बात कर। वरना क्या? अबे चल। वरना क्या? छोड़ो उन्हें! छोड़ो! तू हट पीछे। छोड़! ये खुल जाएगी साइड पे। मार साले को! दोनों साले की हड्डियां! छोड़ो उन्हें! छोड़ उन्हें!
बहुत क्रांतिकारी बन रहा था तेरा बाप। कोई हेल्प करो ना, कोई मदद करो ना। अविनाश, अविनाश, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अविनाश, अविनाश, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई हेल्प करो। अविनाश, पापा जी, भाभी, देखो ना क्या कर दिया। डॉक्टर ने कहा बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ? वो 4 थे, मैं अकेला। बहादुर हो बेटा। पापा, पापा, आप केस मत छोड़ना। वो डरा रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि वो जीतने नहीं वाले। तुम आराम करो बेटा, तुम आराम, ठीक है? बैठिए 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 बैठिए। जो कुछ भी हुआ, हमारी सहानुभूति है आपके साथ। भविष्य में फिर ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए आपसे मिलना चाहते थे। अब आप हमारी संरक्षण में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे का इलाज इतने बड़े अस्पताल में करवाया। एक बात पूछनी है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? ताकि एक उम्मीद जिंदा रहे। इससे आपको क्या फायदा? फायदा नहीं है, पश्चाताप है विष्णु जी। आपके पिताजी हमसे मदद मांगने आए थे जब उन्हें गाइड की नौकरी से निकाल दिया गया। तब मैं उनकी मदद नहीं कर पाया था क्योंकि मैं स्वयं एक साधारण कार्य करता था। लेकिन मुझे लगता है यदि हमने मदद कर दी होती तो शायद वो आत्महत्या नहीं करते। विष्णु जी, आप जिस सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं, उस सच्चाई तक पहुंचने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप मेरे बेटे को एक बार देख लीजिए। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, लेकिन मेरे परिवार को कुर्बान करके नहीं। महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जरा सोचिए अर्जुन की क्या दशा हुई होगी। वो रोया होगा, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, लेकिन उसने गांडीव नहीं छोड़ा, अंत तक युद्ध करता रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ये जानता था कि यदि मैंने हथियार डाल दिए और कौरव जीत गए तो अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। विष्णु जी, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हम आपके साथ हैं। हेलो विष्णु जी। हाँ शशिकांत जी, बोलिए। नमस्कार। वो क्या है कि रघुराम जी ने कोर्ट में गवाही देने से मना करती है। क्यों? जो हरकत आपके बेटे के साथ हुई है वही धमकी दे रहे हैं हमको। विष्णु जी, आपके गवाह कहाँ हैं? विष्णु जी। जी सर, सॉरी जी। आपके गवाह कहाँ हैं? जी, उन्होंने आने से मना कर दिया।
क्यों? माय लॉर्ड, कोई गवाह नहीं है, होगा तो आएगा ना। जी मिलॉर्ड, गवाह तो है, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मना कर दिया। विष्णु जी, अब बस भी कीजिए। आपकी तरह हर कोई कोर्ट में झूठे और मनगढ़ंत किस्से नहीं सुना सकता। मिलॉर्ड, 10 टांके लगे हैं सर पे और हाथ कंधे से बिल्कुल अलग कर दिया है। शरीर पे इतनी चोट है, डॉक्टर कहते कि कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे पूरी तरह ठीक होने में। इतना मारा है मेरे बेटे को। अगर मेरी कहानी झूठी है, मनगढ़ंत है, तो फिर ये लोग क्यों डर रहे हैं? क्यों मेरे परिवार पे हमले कर रहे हैं? विष्णु जी के बेटे के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ है, लेकिन कोर्ट सहानुभूति से नहीं चलता है। उसमें फैक्ट चाहिए, गवाह चाहिए, और इनके पास ना कोई फैक्ट है, ना कोई सबूत है जिससे ये अपने आरोप सिद्ध कर सके। तो कितने ताज्जुब की बात है मिलॉर्ड। राशिद जी को यहां भेजा गया था मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन ये चाहते हैं कि सवाल भी मैं ही करूं और जवाब भी मैं ही दूं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं किया। ताजमहल का निर्माण मुगलों के आने से 200-300 साल पहले हो चुका था मिलॉर्ड। व्हाट नॉनसेंस माय लॉर्ड। आदरणीय विष्णु जी, आप ही ने कहा था कि वो राजा मानसिंह का महल था, और मानसिंह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, तो मुगलों से पहले कैसे हो गया? मिलॉर्ड, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये 2 किताबें हैं, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम एंड एपिग्राफिया इंडिका। इसमें एक बटेश्वर शिलालेख का जिक्र है। यह शिलालेख ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम को आगरा में यमुना नदी के किनारे जब एक्सकेवेशन कर रहे थे, उत्खनन कर रहे थे, उस वक्त मिला। शिलालेख में यह लिखा है कि चंदेल वंशी राजा परमार्दी देव के मुख्यमंत्री सलक्षणा ने 2 सफेद स्फटिक जैसे मंदिर बनवाए, और कंप्लीशन की तारीख और दिन भी लिखा हुआ, 10 सितंबर रविवार 1195 AD। और आज इस वक्त आगरा में स्फटिक जैसे सफेद एक ही इमारत मौजूद है, ताजमहल। माय लॉर्ड, विष्णु जी बटेश्वर शिलालेख में लिखे जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं वो ताजमहल ही है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस शिलालेख में नाम का तो जिक्र ही नहीं है। मिलॉर्ड, ये गुत्थी तो बड़ी आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर शिलालेख और ताजमहल दोनों की कार्बन डेटिंग करवाई जाए तो ये सच उभर के सामने आ जाएगा कि शिलालेख में जो तारीख लिखी है उससे ताजमहल की एक्चुअल तारीख मिलती है या नहीं। सिंपल है। माय लॉर्ड, दिस इज नॉट इनफ फॉर कार्बन डेटिंग। कल को देश भर में मंदिर, मस्जिद, सारे मॉन्यूमेंट्स, उनको लेके कोई भी खड़ा हो जाएगा, किस किस की कार्बन डेटिंग करवाएंगे? देश के बिलीफ सिस्टम पे सवाल खड़ा हो जाएगा। माय लॉर्ड, इनकी चिंता जायज है मिलॉर्ड, और अगर देश के बिलीफ सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है तो जल्द से जल्द कार्बन डेटिंग करवानी चाहिए, है ना? विष्णु जी, दिस इज नॉट इनफ। 1 सेकंड मिलॉर्ड। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये फेमस अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम्स ने 1981 में ताजमहल के बारे में पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब वो आगरा आए और ताजमहल के निचले हिस्सों में गए तो जमुना नदी के किनारे वाले दरवाजे से उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा निकाला, उसकी कार्बन डेटिंग की, कार्बन 14। उससे उन्होंने ये पाया कि वो लकड़ी का दरवाजा शाहजहां के शासनकाल से 300 साल पुराना है, माने 1359 AD। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अरे मुझे पूरा खत्म तो करने दीजिए। सॉरी। तो मिलॉर्ड, मिस्टर पीटर विलियम्स ने ताजमहल के कुछ पत्थरों के सैंपल्स मांगे कि उसके ऊपर थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग किया जा सके। उससे ताजमहल के निर्माण के एक्चुअल डेट का पता किया जा सकता था। उस वक्त की मौजूदा सरकार ने उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। तो पीटर विलियम्स ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को खत लिखा और जवाब आया कि ताजमहल को कार्बन डेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर पीटर विलियम, अब घर जाइए। उस सारे लेटर्स में जमा करा चुका हूं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। 1 मिनट जी, मुझे जरा पढ़ तो लेने दीजिए। जी जी जी। हाँ, बोलिए। माय लॉर्ड, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम मान लें कि पीटर विलियम ने उस दरवाजे के एक लकड़ी के टुकड़े की कार्बन डेटिंग की थी, तो यह भी तो हो सकता है कि वो लकड़ी का टुकड़ा कंटैमिनेटेड हो, लकड़ी का टुकड़ा खराब हो, और सिर्फ एक सैंपल की जांच करने से कार्बन डेटिंग का सही प्रमाण नहीं मिल सकता। हो सकता है कि पीटर विलियम्स झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है कि वो यमुना के किनारे वाले दरवाजे से लकड़ी का टुकड़ा लेकर गए और उसकी कार्बन डेटिंग की? और अगर लिया भी था तो लिया किसकी परमिशन से था? है आपके पास कोई लेटर? जमा कराया आपने? सब मनगढ़ंत है। और क्या सबूत है कि वो गए थे ताजमहल के निचले वाले हिस्से में? है कोई सबूत? है कोई आई विटनेस? विष्णु जी, वी नीड मोर एविडेंस। ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए मिलॉर्ड।
तो ठीक है, कोर्ट आपको 10 दिन का वक्त देती है। थैंक यू। अगर आप एविडेंस देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। एडजर्न फॉर टुडे। एक मिलो, वो भी भाग गो। अब क्या करोगे इसमें? वो रघुराम एक ही चश्मदीद गवा था, वो भी भाग गया। लगता है यही केस का अंत है। सुबह बोलो भैया, हिम्मत मत हारो आप, कछु न कछु रास्तों मिलेगा। कौन आया हुआ है? विष्णु जी, आई विटनेस मिल गया। कौन? Hey Harsha. Hey, hi Sandra, how are you? I'm good. संड्रा जी नमस्कार। Hello. This is Vishnu ji. I told you all about him, right? Namaste, Mr. Vishnu Das. Your father was an amazing person. Thank you. Your father, Mr. Peter Williams, was also an amazing person. Thank you. So Sandra, we need your help. The thing is, the court has asked us to present evidence related to the carbon dating done by your father, Mr. Peter Williams. Okay, no problem, Harsha. I would be more than happy to help. I will send you the carbon dating lab report. Actually, Sandra, only a lab report is not going to be enough for us. We need an eyewitness. Witness. So, you're the only eyewitness who's alive. But how will I come to India on such a short notice? The travel, the arrangements. How is all this possible in such a short span of time? I know, Sandra, it's a bit too sudden for you, but we really need your help. Otherwise, we'll be in huge problem. Please. Harsha, I'm not the only eyewitness. There is one more person who is very much alive and had accompanied us to the basement of the Taj Mahal. He is Yogesh Bhatt. What? Yogesh Bhatt? That's right. Mr. Yogesh Bhatt? Do you know where he is right now? Yeah, for sure. He lives in Dehradun. I'll talk to him. He's definitely gonna help you. कब तक आ रहे हैं? कब तक आ रहे हैं? टाइम के तो पंक्चुअल है, टाइम भी है जो दियो है, आते होंगे, पता नहीं चुना आ रहे, आना तो चाहिए। किसी से मिलने आए कि रेस्टोरेंट में? पता करो कौन है वो। एक 20 सेकंड नजर नहीं हटनी चाहिए। जी। लो आगे। हाँ इधर आ जाओ। ब्राउन टी शर्ट। ये आ जाओ। नमस्कार। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। नमस्ते। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है। हमें ये जानना है कि आप कभी भी ताजमहल के नीचे वाले कमरों में गए हैं? हाँ गया हूँ। हाँ। मेरे पास वहाँ के फोटोग्राफ भी हैं। ओह ग्रेट। मैंने वहाँ जो देखा वो आज तक राज है। हाँ। तो ये बात आप अदालत में आके बता सकते एज अ विटनेस? बिल्कुल बता सकते हैं। बताइए कब चलना है? आप बोलिए। कल चलना है जी। बिल्कुल चलेंगे। तैयार है? जी मैं तैयार हूँ। ले है वो काम। ओह लवली, थैंक यू। वेलकम। चल चल। अरे कच्चू खा तो ले। हाँ बोल। ताजमहल के नीचे के कमरों के बारे में बात कर रहे थे। वो आदमी बोल रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा है जो आज तक एक राज है। ये कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जी भाई। चलो भैया, जैसा सोचो वैसे ही है, कोई परेशानी ना भाई। बिल्कुल। अब जाओ, आपको काम सब बढ़िया। तो ये कहाँ से आ गए? सबको गाड़ी से। बाहर निकलो। बहुत हो गया, चल। हाँ निकलो निकलो। क्रांतिकारी बनाओ तुमको। चल उधर उधर। हाथ ऊपर। अगर शांत रहेगा तो तेरे मेहमान को वापस भेज देंगे। अगर पुलिस के पास गया तो डेड बॉडी आएगी इसकी। फिर इसके लिए भी एक PIL डाल देना। विष्णुदास, शांत रहने में ही भलाई है। विष्णु जी, क्या आप तैयार हैं?
विष्णु जी, कहानी नहीं एविडेंस दीजिएगा। इस बार सिर्फ एविडेंस ही नहीं, आई विटनेस भी लाया हूं। राशिद साहब, मिलोड, ये वो आई विटनेस है जो पीटर विलियम के साथ ताजमहल के नीचे के कमरों में गए। माय लॉर्ड, ये हो क्या रहा है? जिसका भी मन चाहे वो कभी भी उठ के आ सकता है। यू शुड नॉट अलाउ दिस। आप क्यों पैनिक हो रहे हैं? आप बोल रहे थे ना आई विटनेस लाओ, आई विटनेस लाओ, लेके आ गए आई विटनेस, देख लो। माय लॉर्ड, वी नीड टू वेरीफाई दिस विटनेस फर्स्ट। हो सकता है ये कोई फेक विटनेस हो। आई एम श्योर आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस होगा। मिलोड, मुझे डर था कि जो रघुराम जी के साथ हुआ है वो योगेश भट्ट जी के साथ भी हो सकता है, तो मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। 2 दिन पहले जिस योगेश भट्ट जी की किडनैपिंग हुई, लेकिन वो असली योगेश भट्ट नहीं थे, वो थे उत्तराखंड के सीनियर पुलिस अधिकारी ब्रिजभूषण जी। साइलेंस। किडनैपिंग? जी मिलोड, आप ब्रिजभूषण जी को मैं बुलाना चाहूंगा, आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। परमिशन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, ये नहीं कर सकते आप। ब्रिजभूषण हाजिर हो। जैन सर। नमस्ते। आप जज साहब को बताइए उस दिन क्या हुआ था। सर, मुझे कुछ दिन पहले विभूति पाठक जी का फोन आया था। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार ब्रिजभूषण जी। जी हुकुम। एक बहुत जरूरी काम सौंप रहा हूँ आपको। समझे? समझ गया भैया जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। योगेश भट्ट जी, अब 1-2 दिन तो आप हमारे ही साथ हैं। विस्तार से ताजमहल के तहखानों के किस्से बताइए मुझे। किडनैपर्स अरेस्ट हुए? यस सर, 3 किडनैपर्स अरेस्ट कर लिए गए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही हम उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। आपने बहुत बहादुरी का काम किया सर। गुड जॉब। थैंक यू। अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। तो मिलॉर्ड, ये थी असली सच्चाई नकली योगेश भट्ट की। राशिद जी, अगर इस किडनैपिंग में इस केस से जुड़े कोई भी आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट निकला, देन आई विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। रिमेंबर दैट। माय लॉर्ड, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। विष्णु जी, असली योगेश भट्ट कहां हैं? असली योगेश भट्ट इस वक्त अदालत में मौजूद है मिलॉर्ड। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। प्लीज कॉल हिम। जज को नमस्ते। योगेश जी, आई वॉन्ट टू नो द होल स्टोरी। थोड़ा डिटेल में बताएं। श्रीमान, पीटर विलियम्स और वीएन वत्स के साथ मैं भी ताजमहल के निचले हिस्से में गया और हमारे साथ हमारे गाइड महेंद्र दास भी थे। How many rooms do you have here? There are 22 rooms in this passage. And why are all the rooms sealed? The government has sealed all these rooms. Why? Maybe they are hiding something? Mr. Wax, what do you think? There may be some Hindu idols inside, which they are hiding. Oh my God. हम सब यमुना नदी के किनारे आ गए। वहां पर विलियम सर ने एक इच्छा जाहिर की। I wish I could get a brick sample or wood sample for carbon dating, so I can find out when Taj Mahal was built. Sir, let me bring a piece of wood for you. How? It's unlawful. Truth is the only law I care about. Thank you, Mr. Yogesh Bhatt. पीटर विलियम सर वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर अमेरिका चले गए। हाय दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और फॉलो करके जाएं। धन्यवाद।